नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूँ जास्मिन शर्मा। और जम्मू कश्मीर के मौसम में, जम्मू कश्मीर की वादियों में इस वक्त जितनी ठिठुरन बढ़ती जा रही है, राजनीतिक पारा उतना ही ज़्यादा गर्म है। राजनीतिक परिदृश्य जम्मू कश्मीर में विधानसभा के 2 उपचुनाव और उससे पहले होने वाले राज्यसभा के 4 सीटों के लिए जो चुनाव है, उसके बाद जो बदला हुआ है राजनीति में, जो उठापटक बयानबाजियों का सिलसिला, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो मढ़े जा रहे हैं, जड़े जा रहे हैं, क्या वो लंबे खिंचने वाले हैं या फिर वो इन्हीं चुनावों तक सीमित हैं? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अबू हुरैरा इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अब वो कहाँ देख रहे हैं आप ये इस तरह की राजनीति? ऐसा लग रहा है कि चाहे हम सज्जाद लोन के बयान को सुन लें, उमर अब्दुल्ला को सुन लें, आगा रुहुल्ला को सुन लें, बीजेपी के सत शर्मा को सुन लें, सुनील शर्मा को सुन लें, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे बहुत टाइम से दबा हुआ था और अब बस चुनावों का मौका आया, बस फूटे जा रहा है बाहर। नहीं, बिल्कुल जैस्मिन, जो बात आपने कही वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी भी हो रही है लेकिन सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। सियासत में मतलब जो गर्मी देखने को मिल रही है, ये सवाल आपका बहुत वाजिब है कि ये गर्माहट कहाँ तक मतलब जाएगी, क्योंकि आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल मुकम्मल हो रहा है। अब उमर अब्दुल्ला सरकार के इस 1 साल में क्या कुछ किया है, इस पर सिर्फ बीजेपी ही, जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, वही सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर के जो रिवायती पार्टियां, चाहे पीडीपी की बात करें, सज्जाद गनी लोन की पार्टी की बात करें, इवन जो कांग्रेस की उनकी अपनी अलायंस जो थी, हालांकि उससे भी ठनी हुई है राज्यसभा की सीट को लेके, तो वो भी सवाल कहीं ना कहीं उठा रही है। तो ऐसे में वाकई में उमर अब्दुल्ला चौतरफा घिरे हुए हैं, ये कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर की सियासत में। आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला ने बहुत से वादे किए थे चुनाव के वक्त, जो उनका मैनिफेस्टो आया था उसमें बहुत से वादे किए गए थे। तो एक तरफ जो बीजेपी कह रही है कि आवाम जम्मू कश्मीर के ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी ये भी कहती रही है कि 370 को लेकर और स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला सिर्फ इन मुद्दों को लेकर आवाम के बीच में गए, और जो असल काम करने थे, चाहे बुनियादी मसाइल की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, उमर अब्दुल्ला ने खासतौर से एनसी ने जो वादे किए थे कि बस का किराया कम किया जाएगा, बिजली और पानी का जो फीस है वो उसे एक तरह से कम किया जाएगा, तो इस तरह के जो आवाम से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो भी उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से उनकी सरकार ने पूरे नहीं किए। इसी वजह से वो इस वक्त घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब और इसके पीछे रीजन ये भी है क्योंकि 10 सालों से वहाँ विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। पीपल वर वेरी डिप्राइव्ड कि उनका रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिले, उनके एमएलए उनको मिले। लेकिन जब एमएलए मिले और एक बड़े मार्जिन के साथ, एक मेजोरिटी के साथ जब उमर सरकार सत्ता में आई, तो लोगों की उम्मीदें यही थी कि ये तो हमारी अपनी रिवायती पार्टी है, ये तो हमारी अपनी पार्टी है। मतलब लोगों का जुड़ाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहाँ पर बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर वही वादों पर खरी नहीं उतर पाई, तो ये कहीं ना कहीं नाराज़गी एक तरह से जनता में है। जो आप कह रहे हैं कि जो उनसे जुड़े हुए मसले मसाइल थे, छोटे छोटे पानी, बिजली, पाइपलाइन की समस्या, स्ट्रीट लाइट्स की समस्या, ये बेसिकली एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। और ठीक है, स्टेटहुड का एक सेंटिमेंट है, लेकिन वो असल मुद्दा नहीं हो सकता। वो एक सेंटिमेंट है, उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़ी लड़ाई आपको उसके लिए लड़नी है, लेकिन उसके बदले में आप ये छोटे छोटे मुद्दे इग्नोर नहीं कर सकते जो सीधे जनता से जुड़े हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया और सत्ता में काबिज कराया। लेकिन इस बीच राज्यसभा चुनावों के दौरान जब घोषणा हुई थी, उसके बाद जब ये नॉमिनेशन का पूरा हमने ड्रामा देखा, नॉमिनेशन के दौरान चौथी सीट पे इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना चौथा उम्मीदवार अपना उतारना पड़ा, और ऐसे में वो भी जबरन उतारना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम नहीं उतारेंगे, सीट असुरक्षित है। उसके अलावा एक और पिक्चर जो मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, बीजेपी का श्रीनगर में शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से उन्होंने किया, वो एक मैसेज ना ही सिर्फ राज्यसभा के चुनावों के लिए बल्कि बडगाम सीट के लिए भी एक तरह से मैं समझती हूँ कि बीजेपी की तरफ से एक मैसेज था। बिल्कुल। देखिए जैस्मिन, इस वक्त जो मौजूदा वक्त की अगर हम बात करें तो जो जम्मू कश्मीर की सियासत है या उमर अब्दुल्ला और एनसी कांग्रेस के सामने जो चैलेंजेस हैं, वो उन्हें हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। अब फौरी तौर पर आप देखिए राज्यसभा के चुनाव हैं, एक बड़ा फैक्टर। दूसरा, असेंबली सेशन शुरू होने जा रहा है, उसमें सरकार के सामने 1 साल पूरा हो रहा है, तो उसमें सरकार के सामने बहुत से मुद्दे रहेंगे और अपोजिशन जो मसाइल हैं उनको लेकर उठाएगी और सरकार के जो वादे हैं उस पर बात करेगी। तीसरा, फिर आप देखिए बाईपोल होने जा रहे हैं 2 सीटों पर, वहाँ पर भी उमर अब्दुल्ला सरकार का इम्तिहान होगा। और चौथे, खुद जो 1 साल मुकम्मल उनकी सरकार का हो रहा है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और चारों चीज़ें कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला से जुड़ी हुई हूँ, उमर अब्दुल्ला सरकार से, एनसी सरकार से जुड़ी हुई। बिल्कुल। अब इसमें 5वीं चीज़ मैं ये जोड़ना चाहूँगी
चाहूंगी कि उनका खुद का ही गठबंधन कांग्रेस के अब्दुल रहीम राठौर सवाल उठा रहे हैं, उनके खुद के सांसद जो पूर्व में एमएलए भी रह चुके हैं आगा रूला, वो सवाल उठा रहे हैं कि पहले आप वादे पूरे कीजिए, हम किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। तो पांचवा फैक्टर ये भी है कि वो अपनों से ही सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग का भी जिक्र हो रहा है। राज्यसभा चुनावों में उमर अब्दुल्ला ये ख़ास कह चुके हैं साफ तौर पर कि बिना हॉर्स ट्रेडिंग के ख़रीद फरोख्त के तो बीजेपी जो दावा कर रही है, जो जितेंद्र सिंह ने दावा किया था कि हम तीनों की तीनों सीटें जीतेंगे, और अगर नंबर गेम के हिसाब से भी देखा जाए तो 1 सीट या मैक्सिमम 2 सीटें अगर कुछ निर्दलियों को, और क्योंकि 16 तारीख को शायद हाईकोर्ट का निर्णय भी आना है नॉमिनेटेड एमएलएज के लिए, तो वो भी अगर आ जाता है तो भी खींचातान करके मैक्सिमम 2 सीटें, लेकिन आप 3 सीटों को लेकर इतने आश्वस्त हैं और उमर अब्दुल्ला ने इसी पर निशाना साधा है। नहीं जैस्मिन, देखिए सज्जाद गनी लोन चुनाव से उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव में नहीं जाएंगे। किसका फायदा हो रहा है? बीजेपी का। महराज मलिक जेल में है, अभी हाई कोर्ट से फैसला आना है, 18 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। अगर वो वोट नहीं करेंगे किसका फायदा होगा? बीजेपी का होगा। इसी तरह से आप देखिए कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार के अंदर खुद जो कई एमएलएज हैं उनसे नाराज़ हैं कारकर्दगी को लेकर और काम नहीं हुआ। देखिए ऐसा नहीं कि सरकार काम कितने बड़े दायरे में कर रही है, कहाँ पर कर रही है, किस इश्यूज़ को लेकर, जो आपके साथ आपके साथी एमएलए हैं वो भी चाहते हैं कि उनके हलके में, उनके एरिया में काम होना चाहिए। और ये काम होगा कहाँ? सीएम के ज़रिए से होगा या गवर्नमेंट अगर चाहेगी फंड्स रिलीज़ करेगी तभी ये काम होगा। और ऐसे में अंदर खाने वो भी एक नाराज़गी होगी। और अगर उमर अब्दुल्ला और एनसी के अंदर नाराज़गी, जिस तरह से आपने खुद अभी कहा कि आगा सैयद रुहुल्लाह एक तरह से नाराज़ हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम कौन सा मुँह लेकर जाएंगे लोगों से वोट मांगने के लिए जब 1 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। तो ये अगर नाराजगी होगी तो नुकसान सीधा सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो रहा है और फायदा बीजेपी को हो रहा है। इस वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं जो दावे कर रही कि वो 3 सीटें जीत कर आ रही, हालांकि 3 सीटें जीतना वाकई बहुत मुश्किल है। आपने जिस तरह से कहा कि 1 सीट तो उनकी पक्की और हो सकता है कि 2 सीट भी खींचतान की ओर निकाले, लेकिन तीसरी सीट बहुत मुश्किल है। लेकिन चुनाव में अपने सामने वाले पर प्रभाव डालने के लिए, असर डालने के लिए इस तरह की चीजें कही जाती है। साइकोलॉजिकली वो एक होता है, दबाव बनाया जाता है, राजनीति में कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब राज्यसभा चुनावों का अगर खास तौर पर जिक्र कर लिया जाए तो राज्यसभा में जो 4थी सीट है, पर्सनली मैं उस सीट का गणित भी नहीं समझ पा रही हूँ कि कैसे पार्टियां उस सीट को जीतेंगी और क्या उतने पर्याप्त वोट पड़ेंगे उस सीट के लिए। इमरान नबी डार को उतार तो दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपने निर्णय लिया, आपने उतारा मोहम्मद चौधरी रमज़ान को, आपने उतारा शमी ओबरॉय को, आपने उतारा किशलू साहब को जो इतने कदावर नेता है, फिर आपने इमरान नबी डार जो अभी स्थापित कर रहे हैं खुद को, उनको आपने मैदान में उतारा। और ऐसे में उस 4th सीट के लिए आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे और जब आपसे विरोधियों से घिरे हुए हैं इस वक्त? दरअसल देखिए कांग्रेस की जैस्मिन जो नाराजगी थी इसी बात को लेकर थी कि 4थी सीट जो एक तरह से डमी सीट है वहां पर हमें दे रहे हैं, जहां पर सिर्फ नाम का हमारा उम्मीदवार एक तरह से होगा और वहां पे जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से कांग्रेस की असल नाराजगी तो यही है, जो उसने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और जो अलायंस है उसको लेकर भी अब एक तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है। 4थी सीट तो वाकई में बहुत कंफ्यूजन वाली नजर आ रही है कि ये किसके पाले में जाएगी। और हो सकता है जो बात बीजेपी कह रही कि 3 सीटें वो जीत कर आएगी, अगर वो खींचतान के 2 सीटें निकाल लेती है तो तीसरी सीट पर हो सकता है वो कुछ अपना गणित मतलब बिठा ले और कुछ उसका हिसाब किताब उस तरह से रहे। तो इस वजह से वो दावा कर रही कि 3 सीटें हम जीत कर आएंगे। लेकिन बहुत बड़ा आरोप उमर अब्दुल्ला भी लगा रहे हैं कि मसल पावर, मनी पावर और अपने जो संवैधानिक संस्थाओं की पावर, ये उमर अब्दुल्ला का आरोप है। ये चीजें तो सियासत में देखिए चलती रहती हैं, जिस तरह से हम लोगों ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में सब चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल हिमाचल की मिसाल हमारे सामने है तो और कर्नाटक की मिसाल हमारे सामने है, तो ये तमाम चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो सबसे बड़ा धचका लगता हुआ दिख रहा है वो बडगाम में है और आगा सैयद रुहुल्लाह का उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है या उसकी सरकार के खिलाफ बिल्कुल खुलकर सामने आ जाना, क्योंकि आगा रुहुल्लाह खुद बडगाम से आते हैं और वहाँ पर आगा रुहुल्लाह के बारे में कहा जाता है वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि वो रिलीजियस रूहानी लीडर भी है। तो उनकी फैमिली उस हिसाब से भी बहुत माने रखती है और बहुत मजबूत वो बडगाम में माने जाते हैं। और अगर वाकई में ये कोई नौटंकी नहीं है, मैं तो कहूँगा अगर कोई नौटंकी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आगा सैयद रुहुल्लाह
मतलब कई बार उमर अब्दुल्ला सरकार से नाराज हुए हैं, मतलब नाराज अच्छा भी नहीं, होते हैं, उसके बाद मान भी जाते हैं। उस वक्त भी आगा रूहुल्ला के इन तमाम चीज़ों को ड्रामा करार दिया गया था, नौटंकी करार दिया गया था। तो इस पर आगा रूहुल्ला ने रिएक्ट किया है। मैंने उनका वो एक इंटरव्यू भी देखा है, जब उन्होंने कहा कि आप जिस चीज़ को आप ड्रामा कह रहे हैं, उसी ड्रामेबाज को आप अपनी रैलियों में बुलाना चाहते थे। आप चाहते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रैलियों में आए ताकि लोग इन्फ्लुएंस हों और हमें वोट करें। तब आप इसी ड्रामेबाज को आप रैलियों में बुलाते थे, और आज आप मेरे इस स्टैंड को, जो मेरा अपना मेरा एक खुद का एक कॉन्शियस है, उसको आप ड्रामा करार दे रहे हैं। ये आगा रूहुल्ला का इतना तो रिएक्शन जैस्मिन रहा है कि पहले भी आप देखिए कि आगा रूहुल्ला आवाम से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, इस तरह के मुद्दे मतलब वो उठाते रहे। और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर से क्योंकि श्रीनगर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में पार्लियामेंट में भी वो जम्मू कश्मीर के आवाम के मुद्दों को वो उठाते रहे और मुखर रहे हैं। बडगाम की बात की और आपने कहा कि आगा रूहुल्ला क्योंकि एक रूहानी लीडर है, रिलीजियसली भी उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा उनकी है। और ऐसे में मैं ये समझती हूँ कि जो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, बडगाम के आसपास के या श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के आसपास के, जैसे चडूरा या चरार शरीफ या खान साहिब, ये तमाम इलाके, मैं ये समझती हूँ क्योंकि डीलिमिटेशन तक समीकरण कुछ और थे, डीलिमिटेशन के बाद चीज़ें कुछ और हो गई, तो आगा रूहुल्ला का इन्फ्लुएंस, आगा रूहुल्ला का प्रभाव उन जगहों पर भी होगा। तो इस डैमेज को अगर आज कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर आगे आने वाले टाइम में इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग। नहीं, बिल्कुल ये चैलेंजिंग है। और दूसरा ये कि आगा रूहुल्ला सिर्फ बडगाम नहीं, बडगाम के आसपास के जो इलाके वहाँ पर जिस तरह से आप करें, उनका असर वहाँ पर भी है। और एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक जैस्मिन कहते हैं, जो कश्मीर को बहुत करीब से जानते हैं, कि अगर आगा रूहुल्ला, जिस तरह से बात अधूरी रह गई थी, अगर वो वाकई में पूरे संजीदा तौर से मतलब ये अपोज कर रहे हैं, या उमर अब्दुल्ला सरकार ने काम नहीं किया, इस वजह से वो रैलियों में नहीं जाएंगे या वो एक तरह से कैंपेन नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। और उमर अब्दुल्ला के लिए, एक उनके एनसी के लिए ये एक चैलेंज होगा वहाँ से सीट निकालना भी, बडगाम से सीट निकालना भी एक तरह से चैलेंज होगा। क्योंकि अब जिस तरह से आगा सैयद रूहुल्ला नाराज हुए हैं, तो ऐसे में पीडीपी की भी नजर होगी, और पीडीपी वहां से कोई भारी भरकम उम्मीदवार अगर उतारती है तो फिर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, और यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल। वहीं अगर नगरोटा की बात की जाए, तो नगरोटा में आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी, क्योंकि देवयानी राणा, जो कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान हमने उन्हें देखा था किस तरह से वो एलजी के साथ और तमाम जम्मू खित्ते के लीडर्स के साथ वो नज़र आई थी। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नगरोटा सीट चैलेंजिंग हो सकती है। बिल्कुल, नगरोटा आप देखिए कि बीजेपी का एक तरह से गढ़ रहा है। देवेंद्र सिंह राणा जो है वहाँ से चुनकर आते थे, तो और वो मौजूदा में भी वहाँ से एमएलए थे जिस वक्त उनके डेथ हुई है। तो ऐसे में नगरोटा बीजेपी का गढ़ है, और इमोशनल एक टच लोगों का होगा, सिंपैथी वोट जिसे बोलते हैं। जी जी, वो एक तरह से देवेंद्र सिंह राणा से जुड़ेगा, और उनकी बेटी खुद अगर उनको उम्मीदवार बीजेपी बनाती है, तब तो जाहिर सी बात है कि यानी जैस्मिन ये कहा जा सकता है दोनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा खतरा है। और बड़ी बात है कि लोगों की जो थोड़ी नाराजगी है वो भी देखने को मिल सकती है लोगों के बीच, क्योंकि काम नहीं हुए हैं लोगों का ये कहना है। और थोड़ा बहुत माहौल तो आगा रूहुल्ला मेहदी ने बना ही दिया है कि आप जब तक आप लोगों के काम नहीं करेंगे, उनसे वादे किए जो आपने हैं वो पूरे नहीं आप करेंगे, तब तक। बहरहाल इस बीच सबसे पहले तो 24 अक्टूबर का दिन है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव होने, और उससे पहले बड़ी बात यह है कि कल 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला का एक साल पूरा हो रहा है। 16 अक्टूबर 2024 को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, और एक साल का लेखा जोखा जो कि 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र, उसमें उनसे पूछा जाएगा। तो बीजेपी के पास तो इस वक्त चीख चिल्लाहट के लिए और सवाल करने के लिए उमर अब्दुल्ला के पास बहुत कुछ है उमर अब्दुल्ला से, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार कैसे जवाब देती है ये देखना बड़ी बात होगी। और उसके बाद 24 तारीख को राज्यसभा का चुनाव है, और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग है बडगाम और फिर नगरोटा के उपचुनाव। और नहीं, तो इसी वजह से मैंने जैस्मिन कहा कि एक दो तरफ नहीं, चौतरफा घेरे हुए उमर अब्दुल्ला, मतलब एक के बाद एक 24 तारीख, फिर उसके बाद आप देखिए 23 तारीख, और इस तरह से मतलब अलग अलग तारीखों में जो इवेंट्स, बड़े जो हैपनिंग्स होने वाली हैं। तो और ये सवाल सिर्फ सरकार से पूछे जाएंगे, उमर अब्दुल्ला से पूछे जाएंगे, तो चौतरफा इस वक्त उमर अब्दुल्ला घिरे हुए हैं। हाँ, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इन परेशानियों से उमर अब्दुल्ला बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, फिर उनके फादर और भी मतलब कदावर और सीनियर लीडर हैं, और वो सरपरस्ती कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला की। एक चीज़ और मैंने नोट की है कि अब ये उमर अब्दुल्ला बहुत साइलेंट है फिलहाल। फारूक अब्दुल्ला खैर तबीयत ख़राब है इस वजह से, लेकिन उमर अब्दुल्ला भी साइलेंट हैं।
मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिवली बयान नहीं दे रहे हैं, नपातुला बयान मीडिया में दे रहे हैं, लेकिन ये होता है ना कि तूफान से पहले की खामोशी जो टाइप है, मुझे बिल्कुल। वो लग रहा है कि जवाब उनके पास है, लेकिन खैर इस साइलेंस के चलते भी वो घिरते ही जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आप सिर्फ रोना रोते हैं कि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, लेकिन जब पावर है तो आप तब क्या आपने किया, जब पावर थी तो आपने क्या किया। खैर ये तमाम सवाल हैं, और क्योंकि राजनीतिक उठापटक जब देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मैं टीवी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं कि बीजेपी ने अपने दोनों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आगा सैयद जो है उन्हें टिकट दिया है बडगाम से, और नगरोटा से दिव्यानी रानी की आप जो बात कर रहे थे तो उनको टिकट दिया है। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर भी अपने दर्शकों तक हम बता दें कि बडगाम से आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया है बीजेपी ने। तो देखिए, बडगाम में जो सियासी सूरत हाल है, जो इक्वेशन है, उसे देखते हुए अब बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है। तो जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, इसी बीच में बड़ी खबर आ गई है और बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवार जो बाईपोल होने वाले जम्मू कश्मीर में, उसके लिए दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। नगरोटा से दिव्यानी राणा जो है वो उन्हें टिकट बीजेपी ने दिया, और इसी तरह से और बड़ी बात यह है कि आगा सईद मोहसिन अल मौजवी इनका पूरा नाम है, और ये एक क्लर्क रहे हैं और पॉलिटिकल लीडर हैं, मेंबर ऑफ एस्टीम्ड आगा फैमिली ऑफ बडगाम, इज द सन ऑफ शिया रिलीजियस स्कॉलर। और शिया जो जनसंख्या है बडगाम आगा में, रुहुल्ला भी उसी से आते हैं, बिल्कुल। और तो बीजेपी बडगाम का ये में बड़ा सबसे दाव है। बड़ा जो फैक्टर है वो असल में शिया बिरादरी ही एक तरह से है। तो ऐसे में बीजेपी ने भी अब यहाँ पर बड़ा दाव खेला है, जिस तरह से उन्होंने आगा मोहसिन को उतारा है। तो इन्होंने जिस तरह से, देखिए, हम लोग इस पे चर्चा कर ही रहे थे और इस बीच बड़ी खबर ये है, दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने बड़ा दाव चल दिया है, और नगरोटा में देवयानी राणा का मैंने अभी जिक्र किया, तो सिंपैथी फैक्टर उनके साथ जाएगा देवेंद्र सिंह राणा का। बहरहाल अब यहाँ पे देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगा सैयद रुहुल्ला, क्योंकि बडगाम में उनका वर्चस्व है ना, बडगाम से वो आते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आगा रुहुल्ला कोई अपना कैंडिडेट चाहते हो देना, अपने किसी करीबी को उतारना चाहते हो, अपने किसी रिश्तेदार को लाना चाहते हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर उसके ऊपर सहमति न बन पा रही हो। ये भी एक बड़ी वजह हो रही है। और आवाम के सामने उन्होंने जो चीज़ रखी कि वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएंगे क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने काम नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने क्या चीज़ है ये भी क्लियर नहीं है। देखिए, बिल्कुल, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि बडगाम में एक बड़ा चैलेंज तो खड़ा कर ही दिया है बीजेपी ने, फुल फॉर्म में है। और जैस्मिन, ये भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बडगाम में जब इससे पहले असेंबली चुनाव हुए तो बडगाम में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था जब असेंबली के चुनाव हुए थे। तो यहाँ पर बीजेपी एक मौका देख रही है, उपचुनाव कैश करना चाहती है, जाहिर सी बात है। और मैंने शुरुआत में जिक्र किया था ना कि बीजेपी ने जो शक्ति प्रदर्शन अपना किया नॉमिनेशन के टाइम, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एंटी इनकम्बेंसी जो 1 साल का, उसका फायदा भी यहाँ बीजेपी उठाना चाह रही है ना। और ये जो टकराव हुआ है आगा सैयद रुहुल्ला से और नैन्सी के बीच में, इसको भी कहीं ना कहीं और शिया कम्युनिटी से ही एक चेहरा दिया है। बिल्कुल, तो ऐसे में देखना होगा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस किस कद के उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। बहरहाल ये चर्चा तो एंडलेस है, क्योंकि राजनीति और जम्मू कश्मीर की राजनीति इस वक्त एक बहुत ही अहम मोड़ पर है, और इसी तरह बहुत सारे पहलुओं के साथ हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नगरोटा से देवयानी राणा को टिकट दिया है बीजेपी ने, और अगर बडगाम से बात की जाए तो आगा सईद मोहसिन वो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बनाए हैं बडगाम से। अब देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसे मैदान में उतारती है, पीडीपी किसे मैदान में उतारती है, बाकी जो वहाँ की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह इस जंग को लेती हैं, किसे मैदान में उतारती हैं, और ये जंग कितनी दिलचस्प हो जाती है। निगाहें सभी की राज्यसभा की सीटों पर और बडगाम सीट पर खास तौर पर टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया अबू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।